हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करते हैं तुम लोग घर पे अपना पढ़ाई लिखाई ठीक से कर रहे होगे। अभी तो बहुत समय है, घर पे भी हर तरह का काम करने का तुमको मौका मिल रहा होगा। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा सेफ भी बन जाना कि पापा मम्मी को थोड़ा मम्मी को ज़्यादा हेल्प मिल जाए, है ना। ये दोनों के लिए बोल रहे हैं, अपने हीरोज लोग के लिए भी और हीरोइन लोग के लिए भी। तुम लोग दोनों को बोल रहे हैं थोड़ा सा सेफ बनना, थोड़ा सा वर्कआउट भी करना, नहीं तो जानिए रहा है रंजन सर की तरह होने लगेगा तुम लोग। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं अपने सॉलिड स्टेट के अगले लेक्चर की तरफ। अगला लेक्चर तुम्हारा जो है वो है लेक्चर 5। 4 तक हम लोग दे चुके हैं। चारों लेक्चर में हमने पहले लेक्चर में तो सॉलिड के बारे में और कुछ इंट्रोडक्टरी बात हमने करी थी। सेकेंड लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, तो उसमें हमने काइंड ऑफ सॉलिड के बारे में, फिर हम लोग आगे डिस्कस किए थे काइंड ऑफ सॉलिड को। डिस्कस करने के बाद उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरह के थे वो हमने डिस्कस किया था। थर्ड लेक्चर की बात अगर करें तो थर्ड लेक्चर में हमने क्या किया था, यूनिट सेल, ब्रेवेज लैटिस और क्रिस्टल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। और चौथे वीडियो में हम लोग सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम से रिलेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग कर रहे थे। और ये 5th लेक्चर है जिसमें हम लोग इसके आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे इंटरेक्ट कर रहे थे और देखे हैं मैसेज जो भेज रहे थे कि सर थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट मिल जाता है तो हम लोग इस पर प्रैक्टिस भी कर पाते। तो क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट अभी तक बहुत हद तक थ्योरेटिकल पार्ट्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने अभी तक क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट था तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं थे। इस कारण से अभी तक जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। 1-2 लेक्चर के बाद 5th और 6th लेक्चर जाते जाते फिर सारे न्यूमेरिकल पार्ट्स जो हैं इसके अब आने शुरू हो जाएंगे। पिछले वीडियो में तुमको दिखा होगा कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो थे, और आज के मैथमेटिकल कैलकुलेशन को जब कंटिन्यू कर लोगे तो तुमको आसान हो जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल जब इससे रिलेटेड होंगे तो तुमसे बनने लगेंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि क्वेश्चन जब तुम्हारे पास जाए तो तुमसे बने। सो दैट्स वाई अगला जो वीडियो आएगा 6 लेक्चर के बाद तुमको इससे रिलेटेड असाइनमेंट्स मिलने लगेंगे। और फिर कैसे टेस्ट की बात होगी, ये सब बात हम लोग फिर आगे 6 लेक्चर में जब असाइनमेंट डालने लगेंगे तो उस समय हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। तो चलो आज के वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम लोग क्या क्या कर चुके थे, तो एक फॉर्मूला यूनिट की बात हमने करी थी। दूसरा बात हमने डिस्कस किया था किसका, तो रेडियस ऑफ एटम का कैलकुलेशन किया था हमने। तीसरा बात डेंसिटी का कैलकुलेशन हमने किया था। चौथा बात पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन का कैलकुलेशन हम लोग कर चुके थे। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक हम आशा करते हैं कि तुम लोग सारे का नोट्स बना चुके होगे, सही सिस्टमेटिक कॉपी में लिख चुके होगे। यहाँ तक तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात सबको? चलो, तो अब हम लोग उस कैलकुलेशंस में पैकिंग फ्रैक्शन के बाद आगे बढ़ रहे हैं। अगला कैलकुलेशन हमारे पास आता है, ये 5th कैलकुलेशन हमारा जो है वो आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। एक टर्म आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा सा हम लोग ये बात तुमको डिस्कस करें। अच्छा, इसके एक बात और थोड़ा सा समझ लो। थोड़ा सा ये जो चैप्टर्स है, थोड़ा सा ये चैप्टर कंप्लीट सॉलिड का है, 3 डायमेंशनल व्यूज है, तो इसमें थोड़ा सा इशू आ सकता है तुमको समझने में। जैसे अभी कोऑर्डिनेशन नंबर ये अभी थ्योरेटिकली जो फिक्स रहने वाला है उसको हम याद रखेंगे। कैसे इतना होता है जब हम लोग क्लास में रेगुलर प्रोग्रामिंग में आएंगे और क्लास जब कर रहे होंगे तो क्लास में इसको विजुअल्स के थ्रू जब हम लोग समझाएंगे, क्लास में उसके एटम्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, जब उसको विजुअली दिखाएंगे, तुम्हारे सामने दिखा के बना के दिखाएंगे और तुमको समझाएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से तुमको समझ में आएगा। तो अभी कुछ कुछ जो भी जो ये यहाँ पे क्योंकि घर पे है, लॉकडाउन है, तो उतना करना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सके। तो कुछ जगह पे जहाँ पे क्लियर नहीं हो तो कोशिश करना है, मैसेज कर दोगे, हम समझा देंगे। नहीं समझ में आएगा तो टेंशन नहीं लेना है। क्लास में जब रेगुलर प्रोग्रामिंग में आओगे तो वो बड़ा डिटेल्स में फिर वहाँ से डिस्कस करते हुए नजर आएंगे और उसको हम लोग समझाएंगे। एक बार सबको क्लियरली एक बार फिर से हम लोग समझा देंगे। क्लियर है बात? चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है पहले थोड़ा सा ये समझो। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि एक किसी भी यूनिट सेल में एक एटम है और एक एटम को डायरेक्टली कितना एटम सराउंड करता है। यूनिट सेल के एक एटम को
डायरेक्टली कितने एटम सराउंड करते हैं उसी को हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। मतलब ये कह सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स that directly surrounds a central atom। किसी भी एक एटम, सेंट्रल एटम वो एटम जिसको तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, जिस एटम को तुम ऑब्जर्व करोगे वो एटम, जैसे मान लो एक एटम ये है, ठीक है, और यहाँ पे ये अगर मान लो हमने ऐसे बना दिया, यहाँ पे 4 एटम हमने रख दिया, तो ये एटम, अब मान लो एक एटम हमने यहाँ भी डाला, ठीक है, तो यह एटम की बात अगर करोगे तो यह एटम डायरेक्टली कितने एटम से जुड़ा हुआ है, ये एटम जो है डायरेक्टली, यह एक एटम डायरेक्टली 1 2 3 4 एटम से डायरेक्टली जुड़ा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। लेकिन अगर ये एटम, यह एटम से ये एटम कभी डायरेक्टली सराउंडेड है नहीं, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं देगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हुआ कि एक एटम के चारों तरफ डायरेक्टली कितने एटम सराउंडेड होंगे, उसी को हम उसका बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे मान लो एक एटम हमने यहाँ दिया, अब यहाँ पे अगर हम एक एटम हम ऐसे बना दे, थोड़ा समझो इसको, ऐसे बना दिए, तो यह बीच वाले एटम को तुम समझो, तो यह एटम कितने एटम से घिरा हुआ है, तो 1 2 3 4, तो हम कहेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। अगर मान लो एक एटम ये है और ये एटम जो है वो घिरा हुआ है एटम से, जैसे मान लो हमने यहाँ बना दिया, तो इस एटम को हम ऑब्जर्व करें तो यह एटम डायरेक्टली कितना 1 2 3 4 5 6 एटम डायरेक्टली इससे अटैच है, तो इस एटम से 6 एटम जुड़ा हुआ है, इस कारण से कहेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। ये बात सबको समझ में आ रहा है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या हो गया कि एक एटम डायरेक्टली कितने एटम से सराउंडेड है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यूनिट सेल क्योंकि 3 डायमेंशनल व्यू है, तो उसको ऐसे डायरेक्ट ऐसे समझाना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक एटम कितने से घिरा हुआ है। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 यूनिट सेल है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, और इसके एटम्स के कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा फिक्स होते हैं। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम डायरेक्ट याद रखेंगे, जब क्लासरूम प्रोग्रामिंग में आएंगे तो वहां पे विजुअल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे कि आखिर ये क्यों इतना इतना होता है। सबको बात क्लियर है? तो चलो हम इसको मेंशन कर दे रहे हैं, गौर करोगे तो सिंपल सा अगर हम देखेंगे, इधर हम ले लेते हैं यूनिट सेल और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ले लेते हैं। बस इसको अभी याद रखेंगे, क्लासेस में आएंगे तो हम लोग बड़ा डिटेल्स में इसको हम लोग समझेंगे, एक इसको क्लियर देखेंगे विजुअल्स के थ्रू कि हम आसानी से इसको समझ पाएंगे। यूनिट सेल हमारा जो हो गया ये प्रिमिटिव, पहला याद होगा प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है। मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल के एक एटम्स 6 एटम से सराउंडेड होते हैं, याद रखना है। प्रिमिटिव यूनिट सेल का एक एटम, जितने भी एटम्स होंगे उसका एक एटम जो है वो डायरेक्टली कितने एटम से सराउंडेड होगा, तो 6 एटम से सराउंडेड रहेगा। क्लियर है? जबकि हम बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो है एक एटम जो है वो डायरेक्टली कितने एटम से सराउंडेड होगा, 8 एटम। ये आसान है तुमको समझना, चलो एक समझा देते हैं, इस कारण से तुमको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कॉर्नर पे जो एटम्स होंगे, मान लो अगर तुमको समझाते हैं, एक मिनट समझना, ये कॉर्नर्स के एटम्स अगर है तो कॉर्नर से तो दूसरे यूनिट सेल का भी कॉर्नर जुड़ा हुआ है, तो उसको 3 डायमेंशनली जब तक सारे 4-5 यूनिट सेल नहीं ऐड करेंगे तब तक इसका सराउंडिंग से क्या रिलेशन है वो क्लियर नहीं होगा। इस कारण हमने बोला कि इसको याद रखोगे। लेकिन अगर तुम यही बॉडी सेंटर्ड की बात करोगे तो बॉडी सेंटर्ड में एटम कहाँ है, बीच में है, तो यह बीच वाला एटम सबसे डायरेक्टली जितने भी 8 एटम है, 8 को बॉडी के डायगोनल के एलोंग अगर जोड़ दें तो सबसे डायरेक्टली 8 से जुड़ा होगा। तो 8 से डायरेक्ट अगर ये सटा हुआ है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा। बात सबको समझ में आ रहा है? तो एक एटम जो बॉडी सेंटर का एटम है वो एक एटम 8 एटम से जुड़ा हुआ है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। तो हम इतना अभी टेंशन नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट याद रखेंगे। प्रिमिटिव के लिए ये फिक्स होता है तो इसमें ज्यादा इशू नहीं है, याद रखें। प्रिमिटिव का यूनिट सेल हमेशा 6, यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 8 होगा। और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करेंगे तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 12 होता है। तो ये 3 बात थ्योरेटिकल पार्ट है जिसको हम डायरेक्ट याद रखेंगे। प्रिमिटिव यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल का एक एटम 6 एटम से डायरेक्टली
कनेक्टेड होगा। बॉडी सेंटर यूनिट सेल में का एक एटम डायरेक्टली 8 एटम मतलब 8 एटम से सराउंडेड होगा, और फेस सेंटर यूनिट सेल का जो एक एटम है वो डायरेक्टली 12 एटम से सराउंडेड होगा। ये बात सबको समझ में आ गया, क्लियर है बात। तो थ्योरेटिकली ये डायरेक्ट याद रखे, चेंज होने वाला नहीं है, तो इसको याद ही रख सकते हैं। ज़्यादा कितना समझने पे दिमाग खर्च करने से बढ़िया है इसको डायरेक्ट याद भी रखें। लेकिन विजुअल्स के थ्रू हम जब रेगुलर प्रोग्रामिंग क्लास में आएंगे तो हम लोग इसको समझ पाएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। क्लियर हो गया बात सबको। तो अब बात आता है कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद कैलकुलेशन में हम लोग जाएंगे। अब हमारे पास आएगा एक टर्म आता है रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले एक चीज थोड़ा सा गौर करो, एक बात थोड़ा सा समझ लो। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, गौर से सुनना जो बता रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स जो हमारे हैं वो आयनिक कंपाउंड्स कटायंस और एनायंस के बने होते हैं, कटायंस और एनायंस के बने होते हैं। क्लियर है। तो यूनिट सेल जब भी हम लोग बात करेंगे, कोई भी यूनिट सेल या क्रिस्टल सिस्टम है उसमें अगर हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड्स में, तो कटायंस और एनायंस में से अब कैसे अरेंज होगा, थोड़ा सा इस बात को थोड़ा गौर से इस बात को समझ लेना, फिर रेडियस रेशियो पे आते हैं। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं इसमें अगर देखोगे तो आयनिक कंपाउंड जैसे AB हमने कहा, ये AB एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें से ये कटायन और एनायन है। सिंपल इसमें से क्या होगा, कटायन और एनायंस में से एक बात गौर करके समझने की आवश्यकता है कि जो कटायन हो या एनायन हो, दोनों में से जिसका साइज बड़ा होगा, गौर से सुनना सब, कटायन हो या एनायन हो, ज्यादातर केसेस में एनायंस का साइज बड़ा होता है कटायन से। लेकिन हम जनरल बात करें कि जिसका साइज बड़ा होगा, आइदर कटायन और एनायन, जिसका साइज बड़ा होता है वो लैटिस पॉइंट पे जाता है। मतलब यूनिट सेल का जो कॉर्नर्स या जो भी पॉइंट्स हैं जहां जहां एटम अरेंज हुआ यूनिट सेल को बनाने में, उसको हम लैटिस पॉइंट कहते थे। लैटिस पॉइंट वो पॉइंट था जहां पे जब एटम अरेंज होता है यूनिट सेल को बनाने में, तो जहां जहां एटम यूनिट सेल के अंदर जगह को ऑक्युपाई किया उसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं। तो कहता है कि लैटिस पॉइंट को, यूनिट सेल के लैटिस पॉइंट को कौन बनाएगा, तो कटायन और एनायन में से जिसका साइज बड़ा होगा। जो बड़े होंगे, जो भी कटायन हो या एनायन हो, दोनों में जो बड़े होंगे वो कहां जाएंगे, तो वो लैटिस पॉइंट को बनाएंगे, और जो छोटा होगा वो वॉइड में जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई करेगा। एकदम इस बात को दिमाग में बैठा लो। जैसे मान लो हमने यहां पे, और जनरल केसेस में एनायन का साइज, जनरली अगर हम बात करेंगे तो जनरली जनरल केसेस में साइज ऑफ एनायन जो होता है, एनायन, साइज ऑफ एनायन ऑलवेज ग्रेटर देन साइज ऑफ कटायन होता है। ये जनरल केस होता है तो हम जनरल लिख रहे हैं, लेकिन याद रखना है कि जिसका साइज हम ऐसे लिख भी देंगे, जिसका साइज बड़ा होगा वो। तो इसमें से अगर जनरली, कारण ये लिखने का कारण क्या है, तो जनरली कटायंस और एनायंस में जाओगे तो कटायंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो न्यूक्लियॉन्स ज्यादा, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने के कारण से वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, और अट्रैक्शन बढ़ने के कारण से साइज छोटा हो जाता है। तो जनरल केसेस में कटायन का साइज एनायन के साइज से छोटा होता है, तो बड़ा कौन होता है, एनायन। तो जो बड़ा होगा वो लैटिस पॉइंट का फॉर्मेशन करेगा, जो छोटा होगा वो कहां जाएगा, वॉइड में जाएगा। तो इन जनरल हर जगह एनायन लैटिस पॉइंट को बनाता है, और कटायन जो है वो कहां जाएगा, वॉइड में जाएगा। लेकिन अगर मान लो कभी कटायन का साइज बड़ा हो जाए, याद रखना है, अगर कटायन का साइज एनायन से बड़ा हो जाए तो उस केस में कटायन लैटिस पॉइंट पे जाएगा और एनायन जो है वो वॉइड को ऑक्युपाई करने लगेगा। आगे हम लोग उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो हम यहां लिख देते हैं, जनरली ये होता है इस कारण से, मतलब जनरल इस कंपाउंड में अगर हम देखेंगे तो हम यहां लिख देते हैं एक बात, ये इस बात को हम आगे मेंशन करेंगे, अभी सिंपल समझो। आयनिक कंपाउंड में दोज आयन which having bigger size, जिसका साइज बड़ा होगा, बिगर साइज, ये क्या करेगा, तो ये ऑक्युपाई, ये बनाता क्या है, तो बिगर साइज का होगा वो ऑक्युपाइज लैटिस पॉइंट, ऑक्युपाइज लैटिस पॉइंट
लैटिस पॉइंट ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के लैटिस पॉइंट को ऑक्युपाई करेगा, व्हाइल जबकि स्मॉलर वन जो छोटा वाला है, स्मॉलर वन ऑक्युपाइज इंटरस्टिशियल साइट, ऑक्युपाइज वॉइड्स और इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट ये जनरल हमने लिख दिया। जिसका साइज बड़ा होगा वो लैटिस पॉइंट को ऑक्युपाई करेगा और जिसका साइज छोटा होगा वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई करेगा। ज्यादातर केसेस में एनायन का साइज बड़ा होता है, तो इस कारण से एनायन जो अगर एनायन का साइज बड़ा है तो एनायन क्या बनाएगा, तो ये लैटिस पॉइंट पे जाएगा और जो हमारा जो है कटायन जो है वो कहाँ जाएगा, वॉइड पे। लेकिन अगर इफ क्या हो गया, इफ साइज ऑफ कटायन, अगर कटायन का साइज जो है वो बड़ा हो गया, कटायन अगर ले लिए और उसका साइज एनायन के साइज से बड़ा हो गया, एनायन के साइज से बड़ा हो गया, तो कटायन जो है वो क्या करेगा, वो लैटिस पॉइंट पे जाने लगेगा और जो छोटा होगा वो एनायन छोटा है ये वॉइड को ऑक्युपाई करेगा। सबको बात समझ में आ गया? ये बात अभी से दिमाग में बैठा लेना है। जिसका साइज बड़ा वो लैटिस पॉइंट को बनाएगा, जिसका साइज छोटा वो वॉइड में जाएगा। ज्यादातर केसेस में एनायन बड़े होते हैं तो एनायन लैटिस पॉइंट को बनाते हैं और कटायन जो है वो वॉइड में जाएगा। इस बात को दिमाग में बैठा लो, आगे हर जगह तुमको जरूरत पड़ने वाला है। क्लियर है बात? क्लियर? चलो अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और इसके आगे समझते हैं कि कैसे हम इसका रेडियस रेशियो, छठा कैलकुलेशन आता है रेडियस रेशियो। क्या है ये रेडियस रेशियो? जस्ट इस चीज को गौर करो तो रेडियस नाम ही बता रहा है रेडियस रेशियो। जनरली आयनिक कंपाउंड के अंदर जो कटायंस और एनायंस होते हैं, कटायंस के रेडियस और एनायन के रेडियस का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग रेडियस रेशियो कहते हैं। मतलब इट इज द, कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कटायन विथ रेडियस ऑफ एनायन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर कटायन का मतलब रेडियस रेशियो हम कह सकते हैं। रेडियस रेशियो क्या है? तो रेडियस ऑफ कटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन, मतलब आर कटायन बाई आर एनायन, इसी को हम बोलते हैं रेडियस रेशियो। पहला बात तो ये समझ पा रहे। तो अब एक बात आएगा कि सर रेडियस रेशियो कहने का मतलब क्या हुआ, इसका क्या फायदा है? तो रेडियस रेशियो का यूज हम लोग करते हैं किसके लिए? तो कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालने के लिए। किसके लिए? कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर, और जो वहां वॉइड है उस वॉइड में जिसमें ये कटायन ऑक्युपाई करेगा, क्योंकि जनरली कटायन का साइज बड़ा होता है, सॉरी कटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है, तो कटायन कहाँ जाता है? वॉइड में जाता है। तो रेडियस रेशियो का यूज हम लोग करते हैं काहे के लिए? तो ये इस कटायन के कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि उस वॉइड में गया और वो कितने एटम से सराउंडेड है, बाहर कितने एटम से सराउंडेड है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इसका यूज करने वाले हैं। तो देखो क्या सिग्निफिकेंस हुआ इसका। तो रेडियस रेशियो मतलब ये कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस रेशियो, कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस रेशियो इज यूज टू डिटरमाइन कोऑर्डिनेशन नंबर एंड शेप ऑफ कटायन। कटायन का शेप मतलब क्या? कटायन कहाँ गया है? तो कटायन छोटा है और जो छोटा होगा वो कहाँ जाएगा? वॉइड में जाएगा, और वॉइड में जाएगा तो शेप ऑफ कटायन वॉइड को ऑक्युपाई किया, मतलब उस वॉइड का शेप, मतलब शेप ऑफ कटायन, या कह सकते हो क्या? शेप ऑफ वॉइड, शेप ऑफ वॉइड। जो वॉइड है उसका शेप कैसा है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए, या कह सकते हो क्या उनका जो कटायन गया है उस कटायन का शेप कैसा है और उस कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम रेडियस रेशियो का यूज करेंगे। क्लियर है बात सबको? सो रेडियस रेशियो क्या हो गया? तो रेडियस ऑफ कटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन। क्या फायदा है? तो जैसे ही ये निकाल लेंगे इससे हमको ये प्रिडिक्ट करने में आसानी मिलेगी कि वहां कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मतलब वो कटायन कितने एटम से घिरा है और वो कटायन जिस जगह पे ऑक्युपाई किया है उस जगह का कैसा शेप है, मतलब उस वॉइड का क्या शेप है। ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं।
तो देखो हम इससे कैसे यूज करेंगे। अब बात आता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर और वॉइड निकालने के लिए हम करेंगे क्या। तो हमारे पास जो भी कंपाउंड, जितने भी आयनिक कंपाउंड दिए रहेंगे, उनका कटायन और एनायन का रेडियस दिया रहेगा। सिंपल हमको यह समझना है कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, कटायन और एनायन का मतलब सिंपल पहला काम हमारे पास क्या होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो by using the radius of by using the radius of cation and anion। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले क्या मतलब रेडियस रेशियो कैसे निकालेंगे और उससे क्या फायदा, कैसे यूज करेंगे, वो हम बता रहे हैं। मतलब कि फर्स्ट हम लोग पहला काम क्या करेंगे, रेडियस रेशियो निकाल लेंगे। कैसे, तो हमको क्वेश्चन में कटायन का रेडियस और एनायन का रेडियस दिया रहेगा, तो कटायन के रेडियस को एनायन के रेडियस से डिवाइड करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, रेडियस रेशियो। तो देखो सबसे पहला काम हो गया हमारा रेडियस रेशियो हमने निकाल लिया, r प्लस बाई r माइनस करके हमने रेडियस रेशियो को डिटरमाइन कर लिया। क्लियर है। अब जैसे ही हमने रेडियस रेशियो, ये जो हम लोग निकाल लिए रेडियस रेशियो, ठीक है, तो इससे कोऑर्डिनेशन नंबर और शेप का एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ले रहे हैं। हम इसको चार्ट के रूप में डिस्कस कर रहे हैं, इसको याद रखना है। ये रेशियो का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली ये प्रिडिक्ट करके एक चार्ट दे दिया गया है जिसको तुमको याद रखना है। इसमें कहता है जब हम कटायन का रेडियस एनायन का रेडियस डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद इसका वैल्यू निकालेंगे। कहता है इसका वैल्यू अगर अप टू 0.155 तक आया, कटायन का रेडियस जैसे मान लो रेडियस NaCl का ही ले लो, तो NaCl में Na प्लस होगा, इसका कुछ रेडियस होगा, RCl माइनस इसका कुछ रेडियस होगा जो क्वेश्चन में देगा। तो दोनों के रेडियस को हम लोग क्या करेंगे, कटायन के रेडियस को एनायन के रेडियस से डिवाइड करके और चेक करेंगे कि वो कहाँ लाई कर रहा है। समझ में आ रही बात। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं वो देखो, कहता है कि अगर अप टू 0.155 तक है, इसका मतलब है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा और इसका शेप जो होगा वो लीनियर होगा। उस वॉइड का शेप या उस समय कटायन का शेप क्या होगा, वो लीनियर होगा। कहता है अगर इसका वैल्यू 0.155 से लेकर 0.225 तक हुआ तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा और इसका शेप जो होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। क्लियर है। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर ये वैल्यू 0.225 से लेकर 0.414 तक होगा, 0.414 तक, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और इसका शेप जो होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। मतलब यहाँ जो वॉइड होगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। यहाँ जो वॉइड होगा तीन, ये इसके बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ जो वॉइड है वो कौन सा है, ट्राइगोनल वॉइड है। ये सब बात समझना है। आगे हम लोग बात करेंगे वॉइड क्या होते हैं, वॉइड कितने तरह के होते हैं, कैसे वो बनता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैथमेटिकल एप्लीकेशंस की बात आई है तो जितने भी मैथमेटिकल एप्लीकेशंस यहाँ हो सकते हैं उनको हम एक ही साथ समराइज कर दिए कि तुम आसानी से याद रखोगे। तो 4 टेट्राहेड्रल हो गए। अगर यही वैल्यू 0.414 से लेकर 0.732 तक आया, 0.732 तक अगर आ गया तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसके बीच में लाई कर रहा है ये, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और इसका शेप क्या होगा, ये ऑक्टाहेड्रल होंगे। क्लियर है। ये जो केमिकल बॉन्डिंग में शेप पढ़ते थे, ट्राइगोनल का मतलब ये हो गया, ये ट्राइगोनल हो गया। ठीक है। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 109 डिग्री 28 मिनट के साथ जो हो गया टेट्राहेड्रल, जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे उसी से समझना है। ये ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या हो गया, ये 4 और 2 6, ये हो गया ऑक्टाहेड्रॉन। याद होगा 8 फेस का हम पूरा स्ट्रक्चर से तुमको समझाए थे। ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। तो सब कुछ वही से याद रखना है, केमिकल बॉन्डिंग वाले से। बात सबको समझ में आ रहा है। तो देखो हम लोग वहां पे डिस्कस किए थे, बस हम लोग इस बात को याद रखें, ऑक्टाहेड्रल। और अगर ये वैल्यू जो हमारा है, अगर ये 0.732 के बराबर या उससे ज्यादा हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और इसका शेप जो होगा वो बॉडी सेंटर्ड टाइप होगा। बॉडी सेंटर्ड टाइप होगा। कैसा होगा शेप,
बॉडी सेंटर्ड टाइप होगा। थोड़ा सा समझो। अच्छा, अब एगो दिमाग लगाएगा सब, क्या सोचो, कहेगा कि अच्छा मान लीजिए सर एग्जैक्टली 0.155 आएगा तो कहाँ जाएगा, इसमें रखेंगे कि इसमें रखेंगे? कहेगा अगर एग्जैक्टली 0.414 आएगा कि यहाँ रखेंगे कि यहाँ रखेंगे? समझ में आ रहा है बात? ये तुम लोग पूछने वाला है, इसलिए हम पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं। तो देखो यहां से तुमको समझ में आ जाए, एग्जैक्ट 0.732 आया तो कहां आ गया, इसमें आया, ना कि यहां। इसका मतलब एग्जैक्ट 0.414 आएगा तो यहां नहीं लेना है, कहां लेना है, इसमें। समझ में आया बात? एग्जैक्ट 0.732 आया तो ये लास्ट वाला जो 0.732 एग्जैक्ट आया तो इसको यहां नहीं लेके इसमें लेना है। एग्जैक्ट 0.414 आया तो यहां नहीं लेना है, कहां लेना है, इसमें लेना है। एग्जैक्ट 0.225 आया तो यहां नहीं लेना है, किसमें लेना है, इसमें लेना है। जहां से शुरू हो रहा है उसमें लेना है। सबको बात समझ में आ रहा है? एग्जैक्ट 0.155 आया तो एग्जैक्ट 0.155 एग्जैक्ट आया तो इसका वैल्यू कहां लेना है, इसमें नहीं लेके यहां लेना है। ये बात सबको समझ में आ गया? मतलब नेक्स्ट में लेना है, जस्ट इसको दिमाग में रखना है। सबको बात क्लियर हो गया? तो एग्जैक्ट जो वैल्यू है, इस वैल्यू को यूज करते हुए हम लोग ये देखेंगे कि इनका शेप कैसा होने वाला है। अब पॉइंट एक बार फिर रिपीट कर दे, अप टू 0.155 है तो लीनियर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अगर ये लाई किया तो ट्राइगोनल प्लानर, ये हुआ तो टेट्राहेड्रल, ये हुआ तो ऑक्टाहेड्रल, ये हुआ तो हमारा क्या हो गया, बॉडी सेंटर्ड टाइप होगा। ये बात समझ में आ गया? तो यहां से हम कटायन और एनायन के शेप को प्रिडिक्ट करने में हमको आसानी मिलेगी। ये बात सबको समझ में आ गया? क्लियर है? जैसे मान लो तुमसे पूछा जाए, जैसे एक AB एक आयनिक कंपाउंड दे दिया गया, क्लियर है, इसमें तुमको दे दिया गया, इसमें से तुमको मान लो कटायन जो है A+, इसका कुछ दिया हुआ X एंगस्ट्रॉम इसका रेडियस दिया है, और एनायन जो है इसका दिया हुआ है कितना, तो इसका मान लो अगर दिया हुआ है तुमको कुछ भी वैल्यू दे दे, जैसे मान लो यहाँ पे दिया है 4x एंगस्ट्रॉम, हम तुमको समझाने के लिए बता देते हैं, थोड़ा समझा दे रहे हैं, ये दिया। तो हम क्या करेंगे, पहले तो रेडियस रेशियो निकालेंगे, R कटायन बाई R एनायन, तो क्या हो जाएगा x/4x, तो ये 1/4 मतलब कितना हो गया 0.25, मान लो ये आ गया। मतलब ये तुमको क्वेश्चन में देगा और ये देके कहेगा कि बताओ कि वहां पे जो वॉइड का क्या शेप है, पूछ देगा कि कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो कैसे निकालना है, रेडियस रेशियो निकाल। अब यहाँ कितना है 0.25, तो 0.25 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, तो हम चेक करेंगे कि 0.25 कहाँ लाई करेगा, 0.25, यह 0.225, तो 0.25 इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है। 0.25 इज लाइज बिटवीन 0.225 टू 0.414, और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में लाई कर रहा है, और इसके बीच में लाई करने का मतलब ये हो गया कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा यहाँ पे, ये जो कटायन जो है A+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और उस कटायन का जो शेप होगा वो शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ये बात सबको समझ में आ गया? क्लियर है बात? तो ये शेप को मतलब जो वॉइड यहाँ क्रिएट होने वाला है वो वॉइड यहाँ टेट्राहेड्रल है, और यहाँ जो वॉइड में जो एटम जाएगा उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना होने वाला है, 4 होने वाला है। अरे बात समझ में आया ना? क्लियर है कि नहीं? चलो इसको थोड़ा सा हम और समझाते हैं। तो अगर हमको कटायन का रेडियस और एनायन का रेडियस दिया है तब तो मेरे लिए आसान है, तब तो आसानी से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सिंपल कटायन के रेडियस को एनायन के रेडियस से डिवाइड कर देंगे और वहां से हमारा आसान हो जाएगा और निकल जाएगा। ये तो आसान है। अब देखो इसमें घुमा क्या देगा तुमको, जैसे इस चीज को हम समझाए, जैसे क्या करेगा, जैसे तुमको एक क्वेश्चन से तुमको समझा देते हैं कि तुमको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो अगर कटायन एनायन का रेडियस नहीं देगा और थोड़ा घुमाएगा तो वहां ज्योमेट्री का यूज करके तुम कैसे डिटरमाइन करोगे, इसको क्वेश्चन से हम बताते। देखो तो हमने बताया कि कटायन और एनायन का रेडियस दिया रहेगा, तो कटायन और एनायन का रेडियस दिया रहेगा तब तो हम डिटरमाइन कर लेंगे। अरे कर लेंगे ना, डायरेक्ट कटायन बाई एनायन करके रेडियस रेशियो निकाल के और चार्ट में जाके हम लोग काम चल जाएगा। लेकिन अभी कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा कि ना तो कटायन का रेडियस देगा ना एनायन का रेडियस देगा, और तब कह देगा क्या कि कोऑर्डिनेशन नंबर और शेप निकालो। जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, थोड़ा सा गौर करो यहाँ पे, इस क्वेश्चन में देखो, जैसे इस क्वेश्चन में तुमको एक NaCl क्रिस्टल दे दिया जिसका शेप तुमको दिया, जिसमें ये बड़ा वाला जो है वो Cl- है और छोटा वाला Na+ है, और ये जो है यहाँ से यहाँ पे ये A है और ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा है ये A है। ऐसे क्वेश्चन में दे दिया और कुछ प्रोवाइड नहीं किया, और तुमसे कह दिया गया क्या कि इसका हमको क्या निकालो, कोऑर्डिनेशन नंबर और शेप निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे,
समझ में आ रही बात? तो चलो हम लोग क्या करते हैं, एक बात तो क्लियर है, हमको रेडियस रेशियो चाहिए। पहले तो हमको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर या शेप। कोऑर्डिनेशन नंबर या शेप निकालने के लिए हमको क्या करना है, क्या करना है? तो एक ही काम है, क्या कि हमको पहले उसका रेडियस रेशियो चाहिए। अब प्रश्न यह है कि रेडियस रेशियो चाहिए, तो रेडियस रेशियो के लिए हमको क्या चाहिए, मतलब NaCl है, तो NaCl मतलब Na प्लस और Cl माइनस। तो इसका मतलब हमको पहले क्या चाहिए, रेडियस रेशियो। और रेडियस रेशियो निकालने के लिए हमको कटायन का रेडियस चाहिए और एनायन का रेडियस चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये निकालने के लिए हमको ये और ये चाहिए। तो ये हम कैसे निकालेंगे, हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख रहे हैं, गौर करो और समझो। चलो हम इस फिगर में बस यही फिगर दिया और कुछ नहीं दिया, तो थोड़ा सा हम अपना दिमाग लगाते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे सोडियम का जो रेडियस है, सोडियम छोटा वाला है और ये बड़ा वाला Cl माइनस है। तो सोडियम का रेडियस मान लिए Rna प्लस और क्लोरीन का रेडियस है Cl माइनस। तो देखो ये हो गया RCl माइनस, ये हो गया Rna प्लस, यहाँ हो गया Rna प्लस और ये हो गया RCl माइनस। क्लियर है? ये हो गया। और दूसरा हम इसको समझने के लिए A, B, C और D कर देते हैं, तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और थोड़ा सा इस BD को मिला दो यहाँ से, क्योंकि ये स्क्वायर हो गया। देखो तो जैसे इधर है वैसे इधर है, वैसे इधर वैसे इधर है। यहाँ पे भी देखोगे तो RCl माइनस प्लस Rna प्लस प्लस Rna प्लस प्लस RCl माइनस, यहाँ से यहाँ तक हो गया। यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, चारों साइड बराबर है, ये स्क्वायर है। ये तो क्लियर है, सबको बात समझ में आ रहा है? तो चलो हम यहाँ से ले लेते हैं, तो RCl माइनस प्लस RCl माइनस, RCl माइनस और ये हो गया RCl माइनस। यहाँ पे डायगोनल के थ्रू क्या है, सारे के सारे क्या है, सेम है। तो चलो हम पहले चलते हैं इस फ्रॉम फिगर, इस फिगर से जो हमारे पास फिगर दिया हुआ है, फ्रॉम फिगर से अगर हम चलेंगे, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसी से हमको काम करना है, इसी से क्वेश्चन को देखना है। तो देखो सबसे पहला बात हमारे पास होगा, हम देख लेते हैं कौन सा है, BD है। तो BD इजकल टू क्या होगा, तो BD इजकल टू RCl माइनस प्लस RCl माइनस, RCl माइनस RCl माइनस, ये हो गया। क्लियर है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं, और BD क्या है, स्क्वायर का ये डायगोनल हो गया, और स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, √2a। तो ये हो गया √2a इजकल टू 4Cl माइनस, और यहाँ से लिखेंगे RCl माइनस इजकल टू √2a/4, और यहाँ से लिखेंगे तो RCl माइनस इजकल टू क्या हो गया, तो RCl माइनस इज इक्वल टू हो गया a/2√2। ये रेडियस निकाल लिए किसका, ये हो गया Cl माइनस, तो Cl माइनस तो आ गया a/2√2। ये बात सबको समझ में आ गया, यहाँ से ये वाला है। क्लियर? अब चलो अब हम थोड़ा सा इसमें चलते हैं, गौर करना। अब थोड़ा सा हम CD में चलते हैं, तो यहाँ पे देखो ये CD है, तो CD इजकल टू क्या हो गया बुआ, RCl माइनस प्लस क्या हो गया, Rna प्लस प्लस Rna प्लस और प्लस क्या हो गया, RCl माइनस। तो दूगो Rna प्लस दूगो RCl माइनस, दो कॉमन हो जाएगा, और CD क्या है, A। तो A इजकल टू 2 इंटू Rna प्लस प्लस RCl माइनस हो गया। क्लियर है? तो यहाँ से लिख सकते हैं Rna प्लस प्लस RCl माइनस इज इक्वल टू क्या हो गया, a/2, इक्वेशन नंबर 2। ये दो बात क्लियर हो गई, सबको बात समझ में आ गया? अब देखो, तो ये तो हम निकाल चुके हैं, अब हमको क्या चाहिए, तो हम क्या करते हैं, a का वैल्यू इक्वेशन 1 का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इसका वैल्यू लाके पुट कर दो। तो पुट करो तो क्या हो जाएगा, Cl Rna प्लस और प्लस Cl माइनस के जगह पे क्या हो जाएगा, a/2√2 डाल दिया, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2। इसको इधर कर देंगे तो क्या हो गया, Rna प्लस इज इक्वल टू a/2 माइनस a/2√2। क्लियर है? a/2 कॉमन कर लो इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/√2, और यहाँ से हो जाएगा क्या, इससे यहाँ से कर दो तो ये √2 LCM ले लो, तो ये √2 माइनस 1, तो ऊपर हो जाएगा √2 माइनस 1 a/2√2। यही हो गया, ये हो गया Rna प्लस। ये बात सबको समझ में आ गया? मतलब यहाँ से तुम्हारे पास हो गया a√2 माइनस 1 a/2√2। अब चलो, अब हमको यहाँ से रेडियस रेशियो निकालना है, तो चलो रेडियस रेशियो हम कैसे निकालेंगे,
तो रेडियस रेशियो इक्वल टू आर कटायन बाई आर एन आयन। तो कटायन का एन ए प्लस का यहां से ले आ दिए कितना, तो √2 - 1 इंटू ए बाई 2 √2 ये है, और बाई एनायन का कितना है, तो एनायन का इक्वेशन 1 में आया है कितना, a बाई 2 √2। चलो एक बार देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे रेडियस रेशियो चाहिए था, तो रेडियस रेशियो है आर कटायन बाई आर एनायन। तो कटायन का रेडियस हम लोग निकाल चुके, आर एन ए प्लस का रेडियस आ गया √2 - 1 a बाई 2 √2 ये हो गया, और एनायन का रेडियस हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं a बाई 2 √2। तो हमने a बाई 2 √2 यहाँ पे इसमें a बाई 2 √2 CL माइनस की जगह पे डाल दिए। क्लियर है। अब देखो तो a बाई 2 √2 a बाई 2 √2 कट गया, कितना आ गया, ये आ गया √2 - 1 कितना आया, तो इजकल टू हो गया ये √2 - 1। अच्छा √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414 और -1 मतलब ये कितना आ गया 0.414। सबको बात समझ में आ गया, कितना आया 0.414। सबको बात क्लियर है। अब देखो तो एग्जैक्टली हम लोग नहीं भी दिया रहेगा तो क्या समझ, कटायन एनायन का रेडियस दिया रहता तब तो यही काम खत्म हो जाता है, इतना माथा दर्द नहीं लेना है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या घुमा सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा मतलब ज्योमेट्री यूज करना है, तो हम लोग यूज कर लिए, कटायन का रेडियस निकाल के एनायन का डिवाइड कर दिया। अब ये जो वैल्यू आया गौर करो, तो ये वैल्यू कहाँ लाई कर रहा है, तो बताए थे 0.414 से लेकर 0.732 एग्जैक्ट 0.414 आया, तो इसमें लाना है, तो इसमें लाई कर रहा है और इसमें लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और इसका शेप जो होगा वो शेप क्या होगा, शेप ऑक्टाहेड्रल होगा। इसका मतलब हो गया, ये क्वेश्चन मेरा क्लियर हो गया। मतलब NaCl क्रिस्टल में इस फिगर से चले तो NaCl क्रिस्टल में Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और जो वॉइड है जहां पे ये Na+ गया हुआ है वो वॉइड कौन सा होगा, वो ऑक्टाहेड्रल होगा। सबको बात समझ में आ गया, क्लियर है बात। मतलब एक बार फिर रिपीट कर दे, ये जो तुमको दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसमें जाओ तो हमने इसके थ्रू और इसके थ्रू एक डायगोनल के थ्रू ले लिया, इसमें केवल Cl था तो इसके थ्रू Cl माइनस का आ गया, और इसमें Na और Cl दोनों था तो इसको ले लिए, इसमें Cl माइनस का वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट कर दिए, दो इक्वेशन ये आ गया, यहां से Cl माइनस आया हुआ था, यहां से Na, इस इक्वेशन से Na+ निकाल लिए, और Na+ बाई Cl माइनस दिस करके यहाँ पे रेडियस रेशियो निकाल लिए, और ये वैल्यू से उस चार्ट में जाके कंपेयर कर लिए कि कहाँ लाई किया, और उसके थ्रू उसका कोऑर्डिनेशन नंबर और शेप डिटरमाइन कर लिए। क्लियर है। तो हम आशा करते हैं कि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन हमारे पास होगा तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे, इसमें हमको कोई इशू नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात, सबको बात समझ में आ गया। अच्छा थोड़ा सा हम लोग क्योंकि अभी हम लोग कैलकुलेशन किए किसका, रेडियस रेशियो का, रेडियस रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए, तो थोड़ा सा इसके पहले का एक आइडिया तुमको दे दें। हमारा था क्या फार्मूला यूनिट, तो ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, वो बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट था कि प्रिमिटिव के लिए 1 होता है, बॉडी सेंटर के लिए Z2 होता है, और फेस सेंटर के लिए 4 होता है, ये याद रखना है हमेशा के लिए। दूसरा था रेडियस ऑफ एटम, तो प्रिमिटिव के लिए a/2, बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या था, तो √3a/4, और फेस सेंटर्ड के लिए क्या था a/2 √2। तो वहां r और a था, कोई भी एक दिया रहेगा दूसरा निकल जाएगा, वो भी आसान है। तीसरा था डेंसिटी का, तो डेंसिटी का कैलकुलेशन से अगर हम रिलेट करेंगे तो डेंसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हैं, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि आगे पैकिंग फ्रैक्शन था वो हम बता चुके थे, 3 के लिए कैलकुलेशन भी करके दे दिए थे, तो उसमें भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद हमारे पास आया था कोऑर्डिनेशन नंबर, थ्योरेटिकल था वो भी बता दिए थे। उसके बाद हमारे पास आया रेडियस रेशियो, तो उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हमने अभी जस्ट इसके पहले बताया। तो साथ में हम डेंसिटी का भी कुछ क्वेश्चन एक ही साथ बता देते हैं कि यहां तक के क्वेश्चन को तुम आसानी से कर पाओगे। क्लियर है। तो चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं। देखो यहां पे कहता है कि एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन अ स्ट्रक्चर ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। तो पहला बात यही हो गया कि कोई एलिमेंट था वो एफसीसी यूनिट सेल में गया। अब जैसे ही एफसीसी यूनिट सेल तुमको लिख दिया तो तुमको क्या क्लियर कर लेना है वो समझो। तो हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन का पहला शुरुआत किया था किससे, फार्मूला यूनिट से। तो फार्मूला यूनिट एफसीसी के लिए कितना होता था, 4। अभी बोले थोड़ी देर पहले कि जरूरत पड़ेगा, हर जगह जरूरत पड़ेगा, याद रखना है। प्रिमिटिव के लिए 1 था Z, बॉडी सेंटर के लिए 2 था, और फेस सेंटर के लिए 4 था। तो फेस सेंटर यूनिट सेल के लिए F का वैल्यू, Z का वैल्यू कितना था, 4। तो हमने पहला डाटा यहां से, जैसे ही यूनिट सेल एफसीसी में गया एलिमेंट, क्लियर हो गया कि उसका Z4 होगा। ये लिख के हमारा काम, पहला काम। दूसरा,
एज लेंथ दिया हुआ, एज लेंथ का मतलब ए कितना दिया है 200 पिकोमीटर, ठीक है, कितना दिया है 200 पिकोमीटर। चलो हम यहां लिख देते हैं 200 पिकोमीटर, क्लियर है। अब पिकोमीटर हमने याद करो डेंसिटी कैलकुलेशन में बताया था कि जनरली हम लोग सेंटीमीटर में या तो मीटर में इसको लेंगे, ठीक है। तो याद थोड़ा सा हम यहाँ लिख दे रहे हैं, बहुत लोग जानते होंगे जो शुरू से क्लास कर रहे होंगे या जानते हैं, ये जनरल सा चीज है। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁸ सेंटीमीटर या -10 मीटर के बराबर होता है, क्लियर है। जबकि 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁷ सेंटीमीटर या 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। जबकि 1 पिकोमीटर जो होता है 10⁻10 सेंटीमीटर या 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो ये कन्वर्सन करने में तुमको हेल्प करेगा, हम यहाँ लिख दिए हैं, याद रखना है। तो 200 इंटू, चलो क्योंकि हमारे पास हम जनरली फॉर्मूला लगाने वाले हैं जेड का, मतलब डेंसिटी का, तो वहां पे हम एटॉमिक मास लेते हैं या मॉलिक्यूलर मास, वो ग्राम में लेते हैं। तो ग्राम में लेते हैं, हम लोग पहले डिस्कस किए हैं, डेंसिटी वाले में जाकर देखोगे क्लियर हो जाएगा तुमको, जब फॉर्मूला बता रहे थे तो वहां जाके एक बार देख लेना उस वीडियो में, अगर दिक्कत हो तो, और नहीं तो बेस्ट है। तो क्योंकि वहां एटॉमिक मास जनरली हम ग्राम में लेते हैं, तो इसको हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं। तो 1 पिकोमीटर कितना सेंटीमीटर, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ये एज लेंथ आ गया, क्लियर है बात। अब देख एज लेंथ लेने के बाद अब जेड हो गया, ए हो गया, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। इट्स डेंसिटी, व्हाट इज इट्स डेंसिटी, इसका हमको डेंसिटी निकालना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या फंसाया, तो डेंसिटी इज इक्वल टू हमको क्या पता है, जेड इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यूब, ये हमारे पास फॉर्मूला है, याद होगा, हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं। तो हमको जेड दे दिया, हमको क्या दिया बेटा, यहाँ पे एज लेंथ दे दी। अब यहाँ पे ये 3 कोई 4 दिया है, 5वां निकालना तो आसान है, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए है इसमें, वो नेक्स्ट में हम लोग समराइज कर दिए कि यहाँ से देखोगे ये क्वेश्चन दिए, इसको हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं, हम समझा दे रहे हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या सब कुछ दिया है, पहले डेंसिटी चाहिए तो उसके लिए हमको एटॉमिक मास चाहिए, तो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास चाहिए। तो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास क्लियर कर देगा तब तो मेरा काम हो गया। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्यूप्रस क्लोराइड है, तो ये CuCl स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो यहां से इसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। FCC स्ट्रक्चर हो गया तो जेड का वैल्यू 4 हो गया। एज लेंथ तुमको डेंसिटी दिया हुआ है, तो वहां से एज लेंथ आसानी से निकल जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो ये आसान है, लेकिन वही चीज अगर नहीं दिया है, एलिमेंट को क्लियर नहीं किया, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर मास तुमको देना पड़ेगा और एटॉमिक मास देना पड़ेगा, और मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास नहीं दिया तो इसको मोल कॉन्सेप्ट से रिलेट कर दिया। देखो इसको कहां से रिलेट किया तुमको, तो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेट कर दिया। क्या रिलेट किया थोड़ा सा ये समझो, हमको दिया है एलिमेंट का एटॉमिक मास दिया है, ये दिया, और एटम्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ये दिमाग में रखना है। तो कैसे निकलेगा वो समझो। तो हम थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रिलेट कर दे, हम पढ़े हैं मोल कॉन्सेप्ट में। मोल कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ा रहे थे वहां पे हमने डिस्कस किया है टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होता है, जैसे सिंपल अगर देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, मोल क्या होता है याद करो। हम लोग यहीं पे चलो इसको समराइज करते हैं, यहाँ पे हम समझा देते हैं। देखो तो नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालना है तो एटम्स जो होता है वो होता है मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर के, याद रखेंगे क्या होता है, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, याद रखना है फॉर्मूला। ये जाओगे मोल कॉन्सेप्ट में तुमको पढ़ाए हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब मोल क्या होता है, तो वेट बाई एटम है तो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास और इंटू क्या हो गया, एवोगैड्रो नंबर। तो ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गया वेट इन ग्राम बाई एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहां से तुम रिलेट कर सकते हो। तो चलो अब देखो, तो हमको यहां से एटॉमिक मास निकालना है, तो चलो एटॉमिक मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे इसको इधर कर दो तो कितना हो गया, वेट इन ग्राम इनटू एवोगैड्रो नंबर, और बाई ये इधर गया, इधर आ जाएगा तो नंबर ऑफ एटम्स आ गया, क्लियर है। यहां से हम क्या निकाल लिए, एटॉमिक मास निकाल लिए, बात समझ में आया। तो ये हम लोग रिलेट कहां से किया हुआ, तो ये हमने रिलेट कर दिया किससे, ये मोल कॉन्सेप्ट से आया। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब ये दिमाग में रखना है, यहां से तुमको क्लियर दिख रहा होगा कि मोल कॉन्सेप्ट
एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स, ये सब ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं 11th के जिनका हर जगह एप्लीकेशन होता है। तो ये दिमाग में रखोगे, इन बेसिक चैप्टर्स को हम लोग वीडियोस में पढ़ाएंगे, भी पढ़ा भी रहे हैं, रेगुलर बैचेज में भी पढ़ाते हैं, उसको देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, आसान होगा तुमको। चलो, तो एटॉमिक मास के लिए क्या करेंगे, वेट इन ग्राम। तो वेट इन ग्राम, तो देखो क्वेश्चन में कितना दिया है एलिमेंट का, 200 ग्राम, तो वेट हो गया 200 इंटू एवोगैड्रो नंबर को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ दिख रहा है एवोगैड्रो नंबर ही कट के हट जाएगा, तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और ऐसे तो कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू हमको पता है, बाई नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो ये हो गया कितना 24 इंटू 10 टू द पावर हो गया 23। समझ में आई बात? क्लियर है? वो एटॉमिक मास निकाल लिए हम। अब एटॉमिक मास को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो देखो क्या होगा, तो यहाँ पे पुट कर दो तो जेड क्या हो गया, तो जेड हो गया, देखो जेड हो गया 4 इंटू अब एम, एटॉमिक मास जो हमारे पास है, एटॉमिक मास हम लोग निकाल चुके हैं कितना 200 इंटू एन ए अपॉन कितना हो गया 24 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन एन ए हो गया, इधर हो गया अपॉन, इधर हो गया क्या एन ए इंटू ए क्यूब, ए कितना है तो 200 इंटू 10 टू द पावर -10 का क्यूब। सबको बात समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? तो चलो ई एन ए से ई एन ए कट गया, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, छोटा सा कैलकुलेशन है, छोटा समझ ही रहा है, कितना छोटा दिख रहा होगा तुम लोग को, है ना? इसको कैलकुलेट कर लेगा, समझदार है तुम लोग, कैलकुलेशन इतना हम समझ सकते हैं, 4 दुनिया 8, वैसे हम लिख देते हैं 800 बाई कितना होगा 24 इंटू 10 टू द पावर 23, और इंटू ये हो गया 1 बाई 200 इंटू 200 इंटू 200 इंटू 10 टू द पावर -30। क्लियर है बात? तो ये जो कैलकुलेशन हमारे पास आया, यहां से हम लोग इसको कैलकुलेट करके ये जो वैल्यू है, यहां से अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे एटॉमिक मास रहा है ग्राम में, और जो हमारा ये है ये सेंटीमीटर में लिए थे, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही इसका वैल्यू हो जाएगा। सबको बात समझ में आया? क्लियर है बात? तो यहाँ पे क्वेश्चन में, अच्छा यही अगर ये नहीं, अगर यहाँ पे एलिमेंट मान लो जैसे सोडियम का देता, तो हमको इस पॉइंट ये फालतू हो गया, फिर इसका जरूरत ही नहीं है। जैसे ही सोडियम हो गया तो एटॉमिक मास इसका कितना हो गया 23, डायरेक्ट यहाँ पे m के जगह पे 23 डाल देते, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। समझ में आ रहा बात? अब ये नहीं दिया, यहाँ पे केवल एलिमेंट कर दिया, मतलब घुमा दिया, तो ये नहीं दिया तो इसके लिए वेट दे दिया, एटम्स दे दिया, तो वेट और एटम को यूज करके हमने पहले यहाँ से एटॉमिक मास निकाल लिया, और फिर यहाँ पे पुट कर दिया, फिर डेंसिटी निकल गया। सबको बात समझ में आ गया? क्लियर है बात? क्लियर? अब देखो सेकंड क्वेश्चन में हम डाटा तुमको समझा देते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में हमको क्यूप्रस क्लोराइड है, क्यूप्रस क्लोराइड कहाँ गया है, एफसीसी में गया है, ठीक है, एफसीसी में गया है। तो इसमें क्या करना है, तो एफसीसी में गया है तो गौर कर लो, एफसीसी में गया तो पहले तो इसके लिए जेड का वैल्यू, एफसीसी जैसे ही लिखा अंडरस्टूड हो गया कि जेड का वैल्यू कितना होगा 4 होगा, लिख दिया जेड का वैल्यू 4 हो गया। ये बात समझ में आ गया? अब आ जा, इसके बाद क्या है, तो देखो ये यहाँ पे जाएंगे तो क्यूप्रस क्लोराइड, तो इसका एटॉमिक मोलिकुलर मास निकाल लो। तो कॉपर का तुम्हारा कितना होता है 63.5 होता है एटॉमिक मास, मतलब यहीं पे यहाँ जोड़ते हैं। चलो 63.5 कॉपर का, और क्लोरीन का कितना होता है, तो क्लोरीन का होता है 35.5, ऐड कर दो तो 0, यहाँ हो गया 9, और ये हो गया 9 1 10, ये हो गया 8 1 9, 9 ही रह गया 99। क्लियर है? 089, ठीक है, गुड, 99 हो गया। तो एटॉमिक मोलिकुलर मास हो गया 99। चल अच्छा, अब ये देख डेंसिटी क्वेश्चन में दिया है बच्चा, डेंसिटी कितना दे दिया, तो 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और तुमसे पूछा क्या जा रहा है निकालने के लिए, एज लेंथ, ए निकालना है। तो अंडरस्टूड है, तब तो आसान है तुम्हारे पास, इसमें डाटा तुमको दिया है डेंसिटी, तो डेंसिटी दिया है कितना 3.4 इजकल टू, डेंसिटी इजकल टू जेड इंटू एम, एम दिया है 99 बाई एन ए पता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और इंटू क्या हो गया ए क्यूब। तो यहाँ पे अननोन क्या है, ए यहाँ से हम लोग आसानी से
ए को कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो ए सेंटीमीटर में। क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ थोड़ा टफ होगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान कर सकते हो तुम लोग, थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके इसको कैलकुलेट कर लोगे, इधर करोगे और ए का वैल्यू क्यूब रूट करके यहाँ से निकाल लोगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होगा, लेकिन कोई आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो तुम। तो ये बात तो, क्योंकि फॉर्मूला जैसे ही तुमको क्लियर हो गया, फॉर्मूला क्या कि ये डाटा सब क्लियर है, ये सब कुछ दिया है, एक अननोन है केवल, कौन सा, ये हमने यहाँ से ए को कैलकुलेट कर लिया। तो ये 2 क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, सबको बात समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखो बचा हुआ क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर देते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है, अ मेटल क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी। कोई भी मेटल है, एक मेटल है जो क्रिस्टलाइज के मेटल है, क्रिस्टलाइज किया किस में, एफसीसी में भी गया और किस में गया, बीसीसी में गया, 2 स्ट्रक्चर में गया ये, ठीक है। तो पहला बात, ये जो मेटल है उस मेटल का एटॉम, पहले तो हम यहाँ से चलते जो डाटा दे रहा है एफसीसी, तो मेटल के लिए जब इसमें गया तो इसका जेड हो गया कितना 4, और बीसीसी के लिए जेड का वैल्यू हो गया 2। ये अंडरस्टूड, जैसे ये लिख दिया जाए तो ये हमको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन में एक साथ इसी कारण हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा, खुद एज लेंथ ही जितना, तो इसका एज लेंथ बेटा कितना दिया है 3.5 एंगस्ट्रॉन्ग, क्या एंगस्ट्रॉन्ग, तो एंगस्ट्रॉन्ग इतना एंगस्ट्रॉन्ग पहले लिख लेते हैं। एंगस्ट्रॉन्ग में एंगस्ट्रॉन्ग देखो यहाँ दिया है, एंगस्ट्रॉन्ग से कन्वर्ट जिसमें करना है कर सकते हैं, सामने दिख रहा है वही चीज़ है। और बी के लिए इसका दे रखा है एज लेंथ 3 एंगस्ट्रॉन्ग, क्लियर है। रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी। अब यहाँ पे इनका और इनका डेंसिटी, इसका डेंसिटी D1, इसका डेंसिटी D2, इन दोनों का रेशियो निकालना क्वेश्चन में कह रहा है, रेशियो। तो एक बात समझो, दोनों मेटल ही है, तो इसका भी एटॉमिक मास मान लो x है, तो इसका भी एटॉमिक मास x ही होगा, क्योंकि मेटल तो दोनों के लिए सेम है, समझ में आ रही बात। तो इन दोनों का एटॉमिक मास सेम हो गया x ग्राम, क्यों, क्योंकि एटॉमिक मास सेम होने का कारण क्या हो गया, क्योंकि दोनों सेम मेटल का बना हुआ है, क्लियर है सबको। तो ये हो गया। अब इसका डेंसिटी D1, इसका डेंसिटी D2, तो हम यहाँ से, और हमको निकालने के लिए इसमें क्या कहा जा रहा है, डेंसिटी का रेशियो। तो FCC और BCC, FCC का D1 और इसका D2, इसी का क्या रेशियो होगा, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है। तो चलो डेंसिटी निकाल लेते हैं। इसका D1 इज इक्वल टू Z इंटू एटॉमिक मास M बाई Na इंटू ए क्यूब। ए मतलब ए का क्यूब मतलब 3.5 का क्यूब। एंगस्ट्रॉन्ग में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये भी एंगस्ट्रॉन्ग रेशियो है, तो रेशियो कट के हट जाता है, तो उसमें ज़्यादा इशू नहीं है तुमको। चलो नहीं तो लिख भी सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ऐसे रेशियो है तो कट के हट जाएगा, एंगस्ट्रॉन्ग में जो भी डाटा रहेगा वो कट के हट जाएगा, तो नहीं भी लेते तो चलता, लेकिन चलो लिख देते हैं। -8 सेंटीमीटर ये क्यूब में लिख दिया, ये हो गया इसका। और D2 कितना हो गया, तो ये हो गया कितना 2 इंटू एक्स बाई Na इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब, ये हो गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ये बात सबको समझ में आ गया। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, D1 बाई D2, दोनों को डिवाइड कर दो, तो देखो क्या होगा। अब क्वेश्चन मिटा देते हैं ये, चलो डिवाइड कर दो। तो D1 कितना है बेटा, तो 4 इंटू एक्स बाई Na इंटू 3.5 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब, ये हो गया। और बाई ये हो गया क्या 2 इंटू एक्स बाई Na इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब, ठीक है। तो ये 2 ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ से कौन हो गया Na है, ये Na से Na कैंसिल हो गया, सबको बात समझ आ रहा है। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और ये तो ये हो गया कितना 2 बाई 3.8, तो यहाँ पे ये हो गया कितना है, लिख देते हैं चलो 2 अपॉन 3.5 का क्यूब इंटू 10⁻⁻24। ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, चलो इसको काट ही देते हैं, आसान हो जाएगा, कट के हट गया, चलो हटा देते हैं इतना। और बाई कितना हो जाएगा 1/3 का क्यूब। चलो अब उलट के ऐसे उलट देंगे, और उलट के यहाँ से वैल्यू आ जाएगा इसका कितना, तो वो उलट के ऊपर चला गया, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, इसका ये रेशियो हो गया। सबको बात समझ में आ गया, क्लियर है बात, ये बात सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर है। चलो तो हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, जो डाटा देगा वहाँ से निकाल लेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारे पास आ गया ये लास्ट,
फॉर अ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम फेस डायगोनल इज इतना। तो फेस डायगोनल का मतलब, फेस का डायगोनल कितना होता है, √2a। तो ये हो गया √2a इजकल टू 3.5 एंगस्ट्रॉन्ग। तो हमसे पूछा जा रहा है फेस लेंथ, तो a निकालने के लिए तो a इजकल टू कितना हो जाएगा 3.5 बाई √2, यही उसका एज लेंथ हो गया, इतना एंगस्ट्रॉन्ग। तो इसमें कुछ खास नहीं है, तुम समझ सकते हो। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, फेस डायगोनल तो यूनिट सेल याद होगा, यूनिट सेल का ये फेस है, फेस का ये डायगोनल हो गया। और फेस का डायगोनल मतलब स्क्वायर का डायगोनल वो होता है √2a, और फेस का लेंथ मतलब स्क्वायर का ये है a। तो ये √2a का वैल्यू दिया है, वहाँ से a निकालना है, तो यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेंगे। सबको बात समझ में आ गया, क्लियर है बात सबको। तो डेंसिटी से भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन हमारे पास रहा तो हम इसके क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ गया, क्लियर है बात। चलो, तो इसके बाद क्या है कि अगले कैलकुलेशंस में हमारे पास आएगा थोड़ा ब्रैग्स इक्वेशन, और तब फिर हम लोग पैकिंग की तरफ मूव करेंगे। और उस तरफ जब जाने के पहले हम लोग क्या करेंगे, उसी में अगले वीडियो में ही हम तुमको असाइनमेंट्स के बारे में भी और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनटेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और जितने भी उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी के हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम हाईलाइट कर देंगे कि ये क्वेश्चन जहाँ तक अभी हम लोग पढ़ चुके हैं वहाँ तक के क्वेश्चन तुमसे अब बनने लगेंगे, ठीक है। तो हम हाईलाइट करेंगे और असाइनमेंट के बारे में डिस्कस कर देंगे, कब असाइनमेंट, कौन सा असाइनमेंट दे रहे हैं, वो हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं।